क्या आपने कभी खुद को एक पहाड़ के सामने खड़ा पाया है? एक ऐसा पहाड़ जो नक्शे पर कहीं नहीं है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। वो आपकी छाती में एक भारीपन की तरह उठता है, आपकी सांसों में एक रुकावट की तरह अटक जाता है और आपकी आंखों के सामने एक धुंध बनकर छा जाता है। सालों तक मैंने उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। हर सुबह उठता था, हिम्मत जुटाता था और चढ़ाई शुरू करता था, पर हर शाम मैं खुद को उसी जगह पर पाता था जहां से मैंने शुरू किया था, थका हुआ, हारा हुआ और टूटा हुआ। मुझे समझ नहीं आता था कि गलती कहां हो रही है। मैं तो पूरी मेहनत कर रहा था, मैं तो आगे बढ़ना चाहता था, पर कोई अनदेखी ताकत थी जो मुझे बार बार नीचे खींच लाती थी। वो पहाड़ मेरी तरक्की के रास्ते में खड़ा था, मेरी खुशियों के आड़े आता था, मेरे सपनों को मुझसे दूर रखता था। और फिर एक दिन, एक खामोश रात में, जब मैं अपनी हार से लड़ते लड़ते थक चुका था, मुझे जवाब मिला। वो पहाड़ बाहर नहीं था, वो पहाड़ मैं खुद था। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज मैं आपके साथ अपनी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे उस अदृश्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया, जिसे मैं सालों से जीतने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी एक किताब से शुरू हुई, एक ऐसी किताब जिसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, द माउंटेन इज यू, जिसे लिखा है ब्रायना वियस्ट ने। जब मैंने पहली बार यह नाम पढ़ा तो मैं ठहर सा गया। द माउंटेन इज यू, पहाड़ तुम खुद हो। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे, ये मेरी सालों की लड़ाई का आईना थे। लेखक ब्रायना वियस्ट हमें बताती है कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। किसी के लिए ये करियर का पहाड़ है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स का, तो किसी के लिए खुद की नजरों में उठने का। हम सब उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं जहां सुकून है, कामयाबी है और खुशी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग वहां कभी पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अनजाने में, जानबूझकर खुद को ही हराते हैं। इस किताब ने मुझे एक शब्द दिया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद को ही नुकसान पहुंचाना, खुद ही अपनी जड़ें काटना। ये वो अंदर की आवाज है जो ठीक तब बोलती है जब आप उड़ान भरने वाले होते हैं। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? तुम इसके लायक नहीं हो, अभी सही समय नहीं है, कोशिश करके क्या मिलेगा जब आखिर में हारना ही है। ये आवाजें, ये डर, यही वो चट्टानें हैं जो हमारे रास्ते में पड़ी हैं। और ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं देती, ये आपको एक नक्शा देती है, एक कंपास देती है, ताकि आप अपने अंदर के इस पहाड़ को समझ सके, उसकी हर एक ढलान, हर एक दरार को पहचान सके और फिर उस पर चढ़ाई कर सके। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये उस रास्ते की कहानी है जिस पर चलकर मैंने खुद को पाया। सफर का पहला कदम था सच्चाई को स्वीकार करना, सेल्फ सैबोटेज। ये शब्द सुनने में कितना कठोर लगता है ना? जैसे हम खुद के दुश्मन हों। पर सच तो यह है कि यह खुद को बचाने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। मुझे याद है, मैं हमेशा से एक अच्छी जॉब चाहता था, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता था, पर जब भी कोई बड़ा मौका आता मैं पीछे हट जाता। कभी इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करता, तो कभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख निकल जाती। मैं दुनिया को बताता था शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं खुद को यकीन दिलाता था मैं अभी तैयार नहीं हूं। पर इस किताब ने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम सच में तैयार नहीं हो या तुम कामयाबी से डरते हो? और उस सवाल में मुझे मेरा सच दिखा। मैं कामयाबी से नहीं, बल्कि कामयाबी के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरता था। मैं इस बात से डरता था कि अगर मैं वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता हूं,
और फिर वहां टिक नहीं पाया तो? अगर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो? हारने का डर इतना बड़ा था कि मैंने जीत के लिए कोशिश करना ही छोड़ दिया। ब्रायना वियस्ट कहती है, हमारा सेल्फ सैबोटेज हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और ये सोच हमारी अपनी नहीं होती। ये हमें हमारे माता पिता से, दोस्तों से, समाज से मिलती है। सोचिए, आपके घर में पैसों को लेकर कैसी बातें होती थी? क्या पैसा हमेशा एक कमी की तरह देखा जाता था, या उसे आते जाते रहने वाली चीज माना जाता था? क्या आपके आसपास के लोग बड़े सपने देखते थे, या वो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थे? ये सारी बातें अनजाने में हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, और फिर हम वही करने लगते हैं जो हमने हमेशा देखा है, हमेशा सुना है। तो इस आदत को तोड़ने का पहला कदम क्या है? बहाने बनाना बंद करना। ये कहना बंद करना कि मैं जैसा हूं, खुश हूं, अगर आप सच में खुश नहीं हैं। ये कहना बंद करना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब आप हर रात अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते, एक कागज उठाइए और लिखिए। लिखिए वो हर चीज जो आपको अपनी जिंदगी में पसंद नहीं है, बिना किसी फिल्टर के, पूरी ईमानदारी से। अगर पैसों की तंगी है तो लिखिए कि कितना कर्ज है, कितने खर्चे हैं। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो लिखिए कि वो क्या है जो आपको आईने में देखने से रोकता है। आपका वजन, आपका गुस्सा, आपकी कोई आदत। ये आसान नहीं है। खुद से ये सवाल जवाब करना सालों की जमी हुई धूल को हटाने जैसा है। दर्द होता है, पर जब वो धूल हटती है तो पहली बार आपको रास्ता साफ दिखाई देता है, और तब आपके पास एक चॉइस होती है, या तो उसी धूल में, उसी अंधेरे में जीते रहें, या फिर झाड़ू उठाकर सफाई शुरू करें। पहाड़ को जीतने का पहला नियम है ये मानना कि पहाड़ मौजूद है। सेक्शन 2, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटेज, अनकवरिंग द रियल मोटिव। जब मैंने खुद की उन आदतों को पहचाना जो मुझे बर्बाद कर रही थी, तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा और ग्लानि भर गई। मैं खुद को कोसने लगा। मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? लेकिन फिर किताब का अगला अध्याय मेरे सामने आया, और उसने मेरे नजरिए को पूरी तरह पलट दिया। उसका नाम था देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटेज। ये सुनकर मुझे झटका लगा। मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है ही नहीं। ब्रायना समझाती है कि जिसे हम सेल्फ सैबोटेज कहते हैं वो असल में खुद को बर्बाद करना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। यह तब होता है जब हमारे अंदर दो अलग अलग इच्छाएं आपस में लड़ रही होती है। एक कॉन्शियस इच्छा जो हम जानते हैं कि हम चाहते हैं, और एक अनकॉन्शियस इच्छा जो हमें उस चीज को पाने से रोकती है, क्योंकि वो हमें किसी पुराने जाने पहचाने दर्द या आराम से जोड़े रखना चाहती है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा कॉन्शियस डिजायर था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझसे प्यार करे, मेरी इज्जत करे। पर मैं हमेशा ऐसे रिलेशनशिप्स में पड़ता था जो टॉक्सिक थे, जहां मुझे हमेशा छोटा महसूस कराया जाता था। मैं सोचता था शायद मुझे सही इंसान ही नहीं मिलता, पर सच ये था कि मेरा अनकॉन्शियस डिजायर एक मुश्किल रिश्ते को फिर से जीना चाहता था, क्योंकि बचपन से मैंने अपने घर में वैसा ही माहौल देखा था। मेरे लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप ही नॉर्मल था। प्यार का मतलब ही लड़ाई और दर्द था। मेरा अनकॉन्शियस माइंड मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप से बचा रहा था, क्योंकि वो उसके लिए एक अनजान और डरावना इलाका था। तो सवाल ये नहीं है कि मैं खुद को क्यों बर्बाद कर रहा हूं। सही सवाल है मेरा ये व्यवहार मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। इस किताब ने मुझे मेरे सैबोटेज के कुछ चेहरे दिखाए। शायद आप भी इनमें खुद को पहचान पाएंगे। पहला चेहरा है रेजिस्टेंस, यानी विरोध। आपको पता है कि आपको उस जरूरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए, पर आप घंटों तक बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं।
आप जानते हैं कि आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं, पर आप कॉल करने का ख्याल ही टालते रहते हैं। रेजिस्टेंस तब भी होती है जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा रिश्ता, और अचानक आपको घुटन होने लगती है। आपको लगता है सब कुछ इतना सही कैसे हो सकता है, जरूर कुछ गलत होने वाला है, और आप खुद ही उस खुशी को रेजिस्ट करने लगते हैं। इसका इलाज क्या है? उस रेजिस्टेंस के पल में ठहरें, खुद से पूछें, मैं असल में किस चीज का विरोध कर रहा हूं? मुझे किस बात का डर है? जब आप उस डर को नाम दे देंगे तो उसका जादू टूटने लगेगा। दूसरा चेहरा है परफेक्शनिज्म, हर चीज को परफेक्ट करने की चाहत। यह सेल्फ सैबोटेज का सबसे चालाक रूप है। हम सोचते हैं कि हम ऊंचे स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, पर असल में हम फेल होने के डर से काम शुरू ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अगर यह परफेक्ट नहीं हुआ तो, और इस एक सवाल के बोझ तले वो काम कभी होता ही नहीं। इसका इलाज एक्शन ओवर परफेक्शन। बस कर दो, ये मत सोचो कि नतीजा क्या होगा। अगर एक गाना लिखना है तो बस लिखो, ये मत सोचो कि वो हिट होगा या नहीं। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि परफेक्शन एक मंजिल नहीं, एक सफर है जो हर इम्परफेक्ट कदम के साथ बेहतर होता है। और तीसरा चेहरा है जस्टिफिकेशन, यानी बहानों से खुद को सही ठहराना। यह परफेक्शनिज्म का ठीक उल्टा है। इसमें हम अपने कम से कम एफर्ट को भी सही ठहराते हैं। मैंने कोशिश तो की थी, भले ही पूरी नहीं की। मेरा इरादा तो अच्छा था। ये एक मीठा जहर है। ये हमें एवरेज होने में आरामदायक महसूस कराता है, या हमें कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसका इलाज अपने इरादों को नहीं, अपने नतीजों को नापें। अगर जिम जाने का इरादा था तो वो गिना नहीं जाएगा। जिस दिन जिम गए उसे कैलेंडर पर मार्क करें। अगर बिजनेस का आइडिया आया था तो वो काफी नहीं है। जब तक आप उस आइडिया पर एक्शन नहीं लेते, वो सिर्फ एक सपना है। जिस व्यवहार को आप समझ नहीं पाते वो आपको नियंत्रित करता है। जिसे आप समझ जाते हैं उसे आप नियंत्रित करते हैं। सेक्शन 3, रिलीजिंग द पास्ट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अपनी आदतों को पहचान लेना लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था। असली चुनौती थी अपने अतीत को छोड़ना। हमारा अतीत सिर्फ यादें नहीं होता, वो हमारे बिलीफ्स का, हमारे विश्वासों का एक किला होता है, और हम उस किले में खुद को कैद रखते हैं क्योंकि वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, भले ही वो एक जेल ही क्यों ना हो। मैं सालों तक ये मानता रहा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं, कि मैं चीजों को दिल पर ले लेता हूं। ये मेरा बिलीफ था, और इस बिलीफ की वजह से मैं कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार नहीं कर पाया। हर सलाह मुझे एक हमले की तरह लगती थी। इस किताब ने मुझे सिखाया कि लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता। इसका मतलब है अपने नजरिए को बदलना, और इसका एक बहुत ही गहरा तरीका है अपने अतीत के उस वर्जन से मिलना जो आज भी घायल है। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और मैं समय में पीछे गया। मैं उस लड़के के सामने जाकर बैठ गया जिसका पहली बार दिल टूटा था। वो अकेला था, बिखरा हुआ था, और उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसे बताया, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे पता है कि यह दर्द कितना गहरा है, पर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं, और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम ठीक हो जाओगे। सिर्फ ठीक ही नहीं, तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनोगे। यह ब्रेकअप तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित होगा। यह तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाएगा। यह तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं है। अभी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर बस भरोसा रखना। समय के साथ
सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने ये एक्सरसाइज अपने हर उस बुरे अनुभव के लिए की जिसने मेरे दिल पर घाव छोड़ा था। वो पल जब मैं एग्जाम में फेल हुआ था, वो पल जब किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था, वो पल जब मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया था। हर बार मैं अपने उस यंग वर्जन के पास गया और उसे वो सहारा दिया, वो समझ दी जो उसे उस वक्त नहीं मिली थी। इस एक्सरसाइज ने कोई जादू नहीं किया, मेरे अतीत के तथ्य नहीं बदले, पर उन तथ्यों से जुड़ा मेरा एहसास बदल गया। वो घाव जो पहले दुखते थे अब वो निशान बन गए थे जो मुझे मेरी ताकत की याद दिलाते थे। आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, पर आप उस अतीत को देखने का अपना चश्मा जरूर बदल सकते हैं। और जब आपका नजरिया बदलता है तो आपका भविष्य भी बदलने लगता है। अतीत को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि वो हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि अब वो आपकी कहानी को नियंत्रित नहीं कर सकता। सेक्शन 4, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर, बिकमिंग द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। अतीत की जंजीरों को ढीला करने के बाद अब वक्त था एक नया भविष्य बनाने का। सेल्फ साबोटेज के मलबे से बाहर निकलकर अपने फुल पोटेंशियल को गले लगाने का। लेकिन सवाल यह था कि मेरा फुल पोटेंशियल दिखता कैसा है? वो इंसान कौन है जो मैं बन सकता हूं? इस किताब ने मुझे मेरे अंदर के बच्चे से तो मिलवाया ही था, अब उसने मुझे मेरे फ्यूचर सेल्फ से मिलवाने का रास्ता दिखाया। यह एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है, पर यह सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है। यह महसूस करने के बारे में है। पहला कदम, अपने डर का सामना करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने सबसे ऊंचे, सबसे बेहतरीन वर्जन को विजुअलाइज करें। वो वर्जन जो अपने सारे डर जीत चुका है, जो वो जिंदगी जी रहा है जिसके आप सपने देखते हैं। शायद वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, या एक खुशहाल परिवार वाला इंसान, या एक आर्टिस्ट जो अपनी कला से दुनिया को छू रहा है। जब आप उसे देखेंगे तो शायद आपको डर लगेगा। एक आवाज कहेगी, यह नामुमकिन है, तुम यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। यही वो पल है। उस डर को देखें, उसे स्वीकार करें और याद रखें, वो डर सिर्फ एक संभावना है, सच्चाई नहीं। वो आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। दूसरा कदम, ध्यान से देखें, आपका वो फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है? वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसके चेहरे पर कैसा आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में कैसी चमक है? एक एक डिटेल को ऑब्जर्व करें, क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आपको काम करना है। तीसरा कदम, गाइडेंस मांगे। अब अपने उस फ्यूचर सेल्फ से बात करें, उससे पूछें, मुझे यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? मेरे इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी क्या सलाह है? मुझे अपनी किस आदत को आज ही बदलना होगा? चुपचाप बैठें और सुने। जो भी जवाब या मैसेज आपके मन में आए, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखा रहा है। हो सकता है वो कहे, उस टॉक्सिक दोस्ती को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींच रही है, या रोज सुबह आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। उस सलाह को बिना जज किए स्वीकार करें। चौथा कदम, चाबी को महसूस करें। अब इमेजिन करें कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक चाबी दे रहा है। यह आपकी नई जिंदगी की चाबी है। इसे अपने हाथ में महसूस करें। इसका वजन, इसका ठंडापन, यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। और पांचवा कदम, जो सबसे शक्तिशाली है, समय में 5 साल पीछे जाएं और आज के खुद से मिले। उसे बताएं कि आपने क्या क्या हासिल कर लिया है। उसे बताएं कि वो मुश्किलें जिनसे वो आज गुजर रहा है, वो कल उसे कितना मजबूत बना देंगी। उसे वो सारी इंफॉर्मेशन और हिम्मत दे जो उसे आज के आप तक पहुंचने के लिए चाहिए। ये एक्सरसाइज, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके दिमाग को रीवायर करने का तरीका है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाने का तरीका है कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल न सिर्फ मुमकिन है,
बल्कि वो आपका हक है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी आदतें बदलने लगी। मैं सुबह जल्दी उठने लगा क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ अपने दिन का भरपूर फायदा उठाता था। मैंने मुश्किल बातचीत से भागना बंद कर दिया क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ निडर था। मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ जानता था कि ये शरीर ही उसका सबसे बड़ा औजार है। मैंने अपनी कमजोरियों को भी पहचाना। मैं जानता था कि मैं क्रिटिसिज्म को लेकर सेंसिटिव हूं। तो जब भी कोई मुझे फीडबैक देता, मैं खुद को याद दिलाता, ये मुझ पर हमला नहीं है, ये मुझे बेहतर बनाने का एक मौका है। मैंने हर काम एक मकसद के साथ करना शुरू किया। हर एक्शन के पीछे एक वाई था। क्या ये मुझे मेरे हाईएस्ट पोटेंशियल के करीब ले जा रहा है? और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं अब पहाड़ पर चढ़ नहीं रहा हूं। मैं खुद वो पहाड़ बन रहा था, मजबूत, स्थिर और अपनी चोटी से दुनिया को एक नई नजर से देखने वाला। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप बनना चुनते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो हारा हुआ, थका हुआ इंसान याद आता है जो एक अनदेखे पहाड़ के नीचे खड़ा था। और आज मैं उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं। क्या इसका मतलब है कि अब कोई मुश्किलें नहीं है? क्या जिंदगी परफेक्ट हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी बादल घिरते हैं, आज भी तूफान आते हैं, आज भी कभी कभी पैर फिसलता है। पर अब एक फर्क है, अब मुझे पता है कि ये पहाड़ मेरा दुश्मन नहीं, मेरा हिस्सा है। इसकी हर चट्टान, हर दरार मेरी कहानी का एक हिस्सा है। सेल्फ सैबोटेज से लड़ना एक दिन की जंग नहीं है, ये एक सफर है। खुद को समझने का, खुद को माफ करने का और खुद से प्यार करने का। ये जानना कि आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यह आपको आजाद भी महसूस कराता है और डरा भी देता है। अगर आप आज उस पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो खुद पर नरम रहें, सब्र रखें। आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं। बस हार मत मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, पर चढ़ाई बंद मत कीजिए, क्योंकि उस चोटी पर जो नजारा है, जो सुकून है, वो आपकी हर एक कोशिश के लायक है। याद रखें, आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें पाना डिजर्व करते हैं। आप काबिल हैं, आप प्यार के हकदार हैं, आप सफलता के हकदार हैं। कभी भी खुद को इससे कुछ अलग सोचने की इजाजत मत दीजिएगा। अपने अंदर के उस पहाड़ को जीतिए, क्योंकि जब आप उसे जीत लेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा जिसे आप जीत नहीं सकते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और इसने आपको अपनी जिंदगी की चढ़ाई के लिए एक नई उम्मीद दी हो, तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें, जहां हर किताब एक नया रास्ता दिखाती है।